Hello students, welcome to my today's lecture on human reproduction. In this session, I'll discuss about the male reproductive system. So be ready and please don't forget to subscribe the channel. So let's start with the introduction of the chapter. In the human reproductive process, two kind of sex cells or gametes are involved. Human reproduction में दो तरह के sex cells या gametes involve होते हैं. The male gamete or sperm and the female gamete, the egg, which fuse in the female reproductive system to form a diploid zygote. जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट एग या ओवा कहा जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. द गोनैड्स आर द एक्चुअल ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द गैमीट्स. ये जो गैमीट्स होते हैं गोनैड्स इनको बनाते हैं. इन द मेल टेस्टिस प्रोड्यूस द स्पर्म एंड इन द फीमेल ओवरीज मेक द ओवा. मेल्स में टेस्टिस इन गैमीट्स को बनाते हैं और फीमेल्स में जो ओवरी होती हैं वो ओवा बनाती हैं. नाउ सी द फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. गोनैड्स इन केस ऑफ मेल्स आर नोन एज टेस्टिस एंड टेस्टिस हैव टू फंक्शंस. पहला फंक्शन टेस्टिस का है स्पर्म्स बनाना यानी कि गैमीट्स बनाना. दूसरा काम होता है इनका हार्मोन्स बनाना, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. इन केस ऑफ फीमेल्स में इन गोनैड्स को बोलते हैं ओवरीज. यहाँ पर भी दो काम है, गैमीट्स बनाएंगे और सेक्स हार्मोन बनाएंगे. तो गैमीट्स ओवा और जो सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. नेक्स्ट टॉपिक इज प्यूबर्टी. इन ह्यूमंस देयर इज अ पीरियड इन विच द गोनैड्स ऑफ बोथ सेक्सेस आर इनएक्टिव until they are activated by gonadotropins from the pituitary to bring about the final maturation of the reproductive systems. ह्यूमन बीइंग में जो गोनैड्स होते हैं चाहे मेल्स में या फीमेल्स में वो इनएक्टिव होते हैं. कब तक इनएक्टिव रहते हैं? जब तक पिट्यूटरी से गोनैडोट्रोपिन्स रिलीज नहीं होते हैं और इन गोनैड्स को एक्टिवेट नहीं करते हैं. तो पिट्यूटरी से गोनैडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे और इन गोनैड्स को एक्टिवेट करेंगे और तब फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैच्योर होगा. तो दिस पीरियड ऑफ फाइनल मैच्योरेशन इज नोन एज एडोलेसेंस और प्यूबर्टी. तो ये जो पीरियड होता है जिसमें गोनैड्स का मैच्योरेशन होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुली डेवलप होता है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एडोलेसेंस या प्यूबर्टी. Now see the table on your screen. In this table we will study about primary sex organ, secondary sex organ and accessory sex characters. Males में primary sex organ होता है टेस्टिस. टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, बिना इसके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. तो टेस्टिस का काम क्या था? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनका काम है गैमीट्स बनाना और सेक्स हार्मोन बनाना. तो अगर गैमीट्स नहीं बनेंगे और सेक्स हार्मोन नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. दैट्स वाई टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. और फीमेल्स में देखें तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, क्योंकि वहाँ भी वो गैमीट बना रहा है, फीमेल गैमीट, और फीमेल सेक्स हार्मोन बना रहा है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो मेल के केस में ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, वाफ डिफरेंस, एपिडाइमिस, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अगेन असिस्ट कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी को इन द प्रोसेस ऑफ reproduction. Now accessory sex characters, these are the characters which are not essential for the process of reproductive system, whether they are present or they are absent. इनके होने या न होने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये कैरेक्टर्स सिर्फ इसलिए प्रेजेंट होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल. जो मेल एंड फीमेल है उनको सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे मेल्स में अगर देखिए आप, लो पिच वॉइस, भारी आवाज़ होना, बियर्ड, दाढ़ी का प्रेजेंट होना. दाढ़ी हो चाहे ना हो उसके रिप्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. आवाज़ भारी हो या हल्की हो उससे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो किस लिए हैं? जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ गोनैड्स, यानी एम्ब्रियो में गोनैड्स कहाँ से बनते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है. ऑन ईच साइड ऑफ द एम्ब्रियो अ प्रिमिटिव गोनैड अराइजेज फ्रॉम द जेनाइटल रिज, अ कंडेंसेशन ऑफ टिश्यूज नियर एड्रीनल ग्लैंड. एम्ब्रियो में किडनी के पास जहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है वहाँ पे कुछ टिश्यूज कंडेंस हो जाते हैं और बनाते हैं एक स्ट्रक्चर नोन एज जेनाइटल रिज, और ये जेनाइटल रिज एक प्रिमिटिव गोनैड बनाता है. नाउ द गोनैड डेवलप्स अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. और ये जो प्रिमिटिव गोनैड बना है, अभी है ना
टेस्टिस है, ना ही ये ओवरी है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट एक मास ऑफ टिश्यू है जिसको कि हम प्रिमिटिव गोनैड कह रहे हैं। नाउ द गोनैड डेवलप्स अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इस गोनैड में दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, नोन एज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बाहरी हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो अंदर का हिस्सा है वो मेडुला कहलाता है। Until the 6th week of development, these structures are identical in both sexes। यानी जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें जो 6th वीक है, लगभग 1.5 महीने, तो 1.5 महीने तक ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रिमिटिव गोनैड है, वो दोनों ही सेक्सेस में आइडेंटिकल होते हैं, मेल फीमेल दोनों ही चाइल्ड में ये आइडेंटिकल होते हैं। नाउ इन जेनेटिक मेल्स द मेडुला डेवलप ड्यूरिंग 7th and 8th वीक इनटू टेस्टिस एंड कॉर्टेक्स रिग्रेसेस। ये जो प्रिमिटिव गोनैड था, तो अगर ये मेल चाइल्ड बन रहा है तो मेडुला अब डेवलप करना शुरू करेगा और बनाएगा टेस्टिस, और कॉर्टेक्स रिग्रेस कर जाएगा, ठीक है। द वॉल्फियन डक्ट डेवलप्स इनटू वाफ डिफरेंस एंड द मुलेरियन डक्ट रिग्रेस। तो दो डक्ट प्रेजेंट होती हैं, वॉल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, वो जो कि इसी प्रिमिटिव गोनैड के साथ प्रेजेंट थी। तो अगर ये मेल बन रहा है तो वॉल्फियन डक्ट जो है वो डेवलप कर जाएगी वाफ डिफरेंस में, और मुलेरियन डक्ट जो है वो डीजेनरेट कर जाएगी या रिग्रेस कर जाएगी। In genetic females, the cortex develop into ovaries and Mullerian duct into oviduct, medulla and Wolffian duct regresses। यानी अगर ये फीमेल बनना है, फीमेल चाइल्ड बनना है, तो अब कॉर्टेक्स डेवलप करेगा, ओवरी बनाएगा, और मुलेरियन डक्ट जो है वो ओविडक्ट बनाएगी, और जो मेडुला और वॉल्फियन डक्ट हैं जो कि मेल में टेस्टिस और वाफ डिफरेंस बनाए थे, चूँकि यहाँ फीमेल बन रहा है तो मेडुला और वॉल्फियन डक्ट यहाँ पे डीजेनरेट कर जाएंगी। इसको आप समराइज करिए, अगर नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ आप उसको देखिए। जेनाइटल रिज, इसने बनाया प्रिमिटिव गोनैड। अब अगर फीमेल चाइल्ड बनना है तो कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप करेगा ओवरी में, और मुलेरियन डक्ट जो है वो फेलोपियन ट्यूब बनाएगी। और अगर ये मेल चाइल्ड बन रहा है तो मेडुला वो डेवलप करेगा टेस्टिस में, और वॉल्फियन डक्ट वो वाफ डिफरेंस बनाएगी। नाउ कम्स द मेन टॉपिक, male reproductive system। In this part we will study about different parts of the male reproductive system। The first part, testes। These are the primary sex organs present outside the abdominal cavity in a pouch of skin called scrotum। तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इन अ पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम, एक स्किन की कवरिंग में प्रोटेक्टेड रहते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। उस स्किन को, जिस स्किन की कवरिंग के अंदर ये टेस्टिस आर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। Each testis is attached to the scrotum by a band of connective tissue known as gubernaculum testis। ये जो टेस्टिस है जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट है, ये स्क्रोटम यानी कि जो स्किन है, स्किन को हम बोल रहे हैं स्क्रोटम, तो स्किन में ये टेस्टिस अटैच होती है बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम टेस्टिस। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको जो है स्क्रोटम दिख रहा होगा, पर्पल कलर से बना हुआ है वो स्क्रोटम है, स्किन, अंदर बीच में आपको टेस्टिस दिख रही है, और इस टेस्टिस में कुछ ब्लैक लाइंस मैंने बना रखी हैं। वो ब्लैक लाइंस जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं गुबर्नाकुलम टेस्टिस, जिन्होंने की टेस्टिस को स्किन से अटैच करा रखा है। क्लियर? नाउ द स्क्रोटल सैक कम्युनिकेट्स विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय इंगुइनल कैनाल थ्रू विच वाफ डिफरेंस एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक का मतलब स्क्रोटम के अंदर जो पॉकेट है, जो जगह है जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ये स्क्रोटल सैक कम्युनिकेट करता है विद द एब्डोमिनल कैविटी, यानी इट इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय इंगुइनल कैनाल। एक ओपनिंग होती है इंगुइनल कैनाल, जिसके थ्रू वाफ डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी के यानी हमारी बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक जो है ये बॉडी से, एब्डोमिनल कैविटी से बिल्कुल कट ऑफ नहीं है, एक रास्ता बीच में खुला हुआ है, और उस रास्ते को हम बोलते हैं इंगुइनल कैनाल, जिसके थ्रू वाफ डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाती है। Sperms cannot mature at normal body temperature, so the testes are present outside the abdominal cavity, that is extra abdominal, where the temperature is about 2 डिग्री सेल्सियस लेस। स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे मैच्योर नहीं कर सकते, इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बाहर का मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक, वहाँ प्रेजेंट होती हैं स्क्रोटम में, वेयर द टेम्परेचर इज अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस लेस, जहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है।
और ये 2 डिग्री सेल्सियस जो कम टेम्परेचर है, ये इसी टेम्परेचर पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। अगर स्पर्म्स को हाई टेम्परेचर मिल जाएगा तो स्पर्म्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे। टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड नॉर्मली माइग्रेट इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन आता है इस लाइन पर, और नीट में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। शुरू से वो बॉडी के बाहर नहीं होती हैं, शुरू से वो स्क्रोटम में नहीं होती हैं। वो शुरुआत में जब उनका डेवलपमेंट होता है तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। एंड नॉर्मली माइग्रेट इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब ये डेवलप हो जाती हैं तब ये स्क्रोटम में माइग्रेट करती हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म। ये एक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें कि टेस्टिस डेवलप होने के बाद भी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर यानी कि स्क्रोटम में नहीं आएंगी। तो ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिन इंडिविजुअल से पाई जाएगी उनकी टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेस्टिस बॉडी टेम्परेचर पर ही है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है और बॉडी टेम्परेचर वहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और टेस्टिस को कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर चाहिए, तब उनमें स्पर्म्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि जिन इंडिविजुअल्स में ये एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होगी उनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। टेस्टिस आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एंड नीट ऑल्सो। नीट में भी और बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन जो टेस्टिस की लेयर्स हैं इनके बारे में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से आप सुनिएगा। टेस्टिस में 3 लेयर्स होती हैं। पहली ट्यूनिका वेजिनैलिस आउटर कवरिंग, सबसे बाहरी कवरिंग ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है। सेकेंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, बीच की लेयर होती है। एंड सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वैस्कुलरिस, द इनर लेयर विद नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये तीनों लेयर्स आपको सीक्वेंस याद रखनी है, कौन सी बाहर होती है, कौन सी बीच में और कौन सी अंदर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules where sperms are produced. हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, और एक लोब्यूल में लगभग 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। The inner lining of the seminiferous tubules called the germinal epithelium contains 2 type of cells. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर के सेल्स होते हैं, उसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथीलियम। और इस जर्मिनल एपिथीलियम में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं। पहला प्राइमरी जर्म सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, ये वो सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। और सेकेंड सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो कि स्पर्मेटोगोनिया और या प्राइमरी जर्म सेल्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी जर्म सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं और सर्टोली सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक, तो अभी आप ऐसे समझिए कि जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं उनके बीच बीच में सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है। नंबर 1, रेगुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड नरिश देम, यानी जो प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म्स बन रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन करना, उनका डेवलपमेंट कराना और उनका नरिशमेंट कराना। ठीक है। दूसरा, सिक्रीट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP विच कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है टेस्टिस में उसका कंसंट्रेशन भी सर्टोली सेल्स करते हैं। थर्ड, सिक्रीट अ प्रोटीन इनहिबिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्रीट अ प्रोटीन इनहिबिन which suppresses FSH of anterior pituitary. Inhibin is secreted when the sperm count is too high. ये जो इनहिबिन प्रोटीन है ये सर्टोली सेल सिक्रीट करेंगे जो कि FSH को सप्रेस करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको सप्रेस करेगा। FSH का काम क्या होता है, FSH जो है वो प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म्स बनाता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि FSH जो है उसका काम होता है कि जो इमैच्योर फॉलिकल्स होती हैं उनको मैच्योर गैमीट्स में कन्वर्ट करना। तो प्राइमरी जर्म सेल्स में जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो FSH के थ्रू ही बन रहे हैं। तो सर्टोली सेल्स इसको फिर रोक क्यों रहा है, FSH को अगर रोक दिया जाएगा तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो ये कब करता है, देखिए आगे लिखा हुआ है,
इनहिबिन इज सिक्रीटेड व्हेन द स्पर्म काउंट इज टू हाई, यानी कि सर्टोली सेल्स हमेशा इनहिबिन का सिक्रीशन नहीं करते हैं। इनहिबिन उस वक्त सिक्रीट होता है जब इंडिविजुअल में स्पर्म काउंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, उस वक्त ये इनहिबिन सिक्रीट होता है और एफएसएच की सप्लाई पिट्यूटरी से रोकता है। अब आपने जो पढ़ा उसकी समरी देख लीजिए। टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और एक लोब्यूल में लगभग 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है उसके दो तरह के सेल्स हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल्स स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। सर्टोली सेल्स 3 काम इनके हैं, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, एबीपी सिक्रीट करना जो कि टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट करेगा, और 3 इनहिबिन। इनहिबिन ये तब रिलीज होगा जब स्पर्म काउंट ज़्यादा हो जाएगा और इनहिबिन जो है वो एफएसएच को जाके बंद कर देगा ताकि और स्पर्म्स ना बनने पाएँ। अब आप देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक्चुअली होते कैसे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड आपके इमेज है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज है, उसमें आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डार्क पर्पल कलर से दिख रहे हैं, और जो बीच में खाली जगह है उस जगह में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स कहते हैं। इनका फंक्शन आगे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। राइट हैंड साइड अगर आप देखिए तो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए जो राइट हैंड साइड आपके बना हुआ है, इसमें आपको जर्मिनल एपिथेलियम दिख रही है, और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो छोटे छोटे गोल गोल सेल्स बने हैं यही वो सेल्स हैं जिसको कि हमने बताया आपको प्राइमरी जर्म सेल, और ये डेवलप करके बनाएंगे स्पर्म्स। ठीक, अब देखिए अब इन प्राइमरी जर्म सेल्स के बीच बीच में ये जो चारों तरफ गोलाई से बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे सेल्स बने हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, ये हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। इन्हीं प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म बनेंगे, और इन्हीं प्राइमरी जर्म सेल के बीच में आपको पिंक कलर से थोड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं, थोड़े लार्ज टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, वो हैं सर्टोली सेल्स। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए तो सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्म्स जो हैं वो जा रहे हैं। स्पर्म्स का हेड जो है वो सर्टोली सेल्स के अंदर है डायग्राम में। क्यों है? स्पर्म्स को मैच्योरेशन के लिए यानी कि नरिशमेंट जो है वो कौन दे रहा है? सर्टोली सेल्स। इसलिए इन प्राइमरी जर्म सेल्स से जब स्पर्म बन जाते हैं तब वो सर्टोली सेल्स में पहुंचते हैं जहां पर सर्टोली सेल्स उनका नरिशमेंट करते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ पर एक तो बना हुआ है बीच में मेन पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और साइड में दो छोटे छोटे लगभग ज़रा से हिस्सा मैंने बना रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और उन ये लगभग जो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको गोल गोल दिख रहे हैं, इसमें बीच में अगर आप देखिए इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में तो आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर, सबसे ऊपर लेबलिंग आप देखिए राइट हैंड साइड में इंटरस्टिशियल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो कि बीच बीच में पाए जा रहे थे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करिए तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था कि जो डार्क पर्पल कलर से बना हुआ है वो है एक्चुअल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो लाइट कलर बिल्कुल दिख रहा है वो है इंटरस्टिशियल सेल्स वहाँ पर। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स का काम होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना। Between the seminiferous tubules, there are numerous glandular cells called interstitial cells or Leydig cells which secrete the male sex hormone testosterone। अभी यही बात मैंने आपको डायग्राम में बताई कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में काफ़ी सारे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिनको कि इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल्स कहते हैं, और इनका काम होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करना। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन इज अ मेजर पार्ट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज, and as a male child reaches towards puberty, his testes produce more and more testosterone। टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी के लिए, मेल्स में प्यूबर्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और जैसे जैसे मेल चाइल्ड प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो उसकी टेस्टीज में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। नाउ दिस हार्मोन कॉजेज बॉयज टू डेवलप डीपर वॉइस, बिगर मसल्स, body and facial hairs, and most importantly it also stimulates the production of sperms। तो ये जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सेसरी कैरेक्टर्स हैं जो कि मेल चाइल्ड में डेवलप हो रहे हैं वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से डेवलप हो रहे हैं। तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो मेल सेक्स कैरेक्टर्स नहीं बनेंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर हो चाहे वो सेकेंडरी। स्पर्म्स बनाने का काम किसका है? देखिए स्पर्म्स बनाने का काम तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्राइमरी जर्म सेल्स हैं वो बनाएंगे स्पर्म्स, लेकिन उनको एक्टिवेट कौन करेगा? उनको एक्टिवेट करता है ये टेस्टोस्टेरोन। तो अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हुए भी स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं, टेस्टोस्टेरोन ज़रूरी है स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए,
और प्राइमरी जर्म सेल्स किस लिए ज़रूरी हैं कि प्राइमरी जर्म सेल्स स्पर्म्स एक्चुअली बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन तो सिर्फ इनिशिएट करवाएगा। तो अगर टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट है तो प्राइमरी जर्म सेल्स को इनिशिएट कौन करेगा स्पर्म्स बनाने के लिए, स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे। अगर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है, प्राइमरी जर्म सेल नहीं प्रेजेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट किसको करेगा कि स्पर्म्स बनाने हैं। तो इसलिए बोथ आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। नाउ हियर यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये एलएस ऑफ टेस्टिस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि आपको सारे पार्ट्स क्लियर कट बिल्कुल दिखाई पड़े। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं डायग्राम के। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलरिस, ये 3 लेयर्स मैंने आपको टेस्टिस की काफ़ी पहले बताई थी जब टेस्टिस की मैंने हेडिंग की शुरुआत की थी कि टेस्टिस में बाहर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि टेस्टिस को कवर करती हैं। तो आप देखिए सबसे बाहर वाली जो ब्राउन कलर से बनी है दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, बीच में पर्पल कलर से है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाली ऑरेंज कलर से दैट इज ट्यूनिका वैस्कुलरिस। फिर आप टेस्टिस के अंदर देखिए ग्रीन कलर के कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, कॉइल्ड ट्यूब्स बने हुए हैं। ये ट्यूब्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये स्पर्म्स यहाँ से बनने के बाद ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको देखिए कुछ एक छोटे से ट्यूब में खुल रहे हैं, पर्पल कलर का बना है, लाइट पर्पल कलर का वो ट्यूब है, उसमें खुल रहे हैं ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उनको बोलते हैं रीड टेस्टिस। और ये रीड टेस्टिस जो है वो फाइनली ओपन करती है वासा एफ्रेंशिया में जो कि डार्क पिंक कलर से मार्क है। आप देखिए अपने राइट हैंड साइड में डार्क पिंक कलर से वासा एफ्रेंशिया मार्क है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने, वहाँ से रीड टेस्टिस में आए, रीड टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में गए। क्लियर। अब ये वासा एफ्रेंशिया से कहाँ ओपन कर रहे हैं, एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना है राइट हैंड साइड में, आप देखिए ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना है ऊपर से नीचे तक लंबा सा, ये कहलाता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो वासा एफ्रेंशिया कहाँ ओपन हो रही है, एपिडिडाइमिस में, ये जो पूरा ब्लू स्ट्रक्चर है। ठीक, एपिडिडाइमिस, यहाँ पर मैंने 3 पार्ट्स एपिडिडाइमिस के लिखे हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये तीनों पार्ट्स का अपना सिग्निफिकेंस है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी इसका क्वेश्चन पुटअप होता है और नीट में भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो वो क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस के कौन से पार्ट में ओपन हो रहा है, ऊपर वाले हिस्से में, जिसको कि हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमिस। क्लियर। अब ये वासा एफ्रेंशिया जो है वो स्पर्म्स लेके आ रहा है, एपिडिडाइमिस में ये सारे स्पर्म्स आके रुकेंगे और एपिडिडाइमिस का फंक्शन होता है कि स्पर्म्स को मैच्योर कराना, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म्स बनते हैं वो इमैच्योर होते हैं। तो अगर स्पर्म्स को मैच्योर होना है तो दे हैव टू स्टे हियर इन द एपिडिडाइमिस। यहाँ मैच्योर होने के बाद द स्पर्म्स लीव द एपिडिडाइमिस बाय अ डक्ट, बाय अ ट्यूब नोन एज वाफ डिफरेंस। आप नीचे की ओर देखिए जहाँ पर एपिडिडाइमिस खत्म हो रहा है, कॉर्डा एपिडिडाइमिस लिखा है, वहाँ से एक ट्यूब निकल रही है नोन एज वाफ डिफरेंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एपिडिडाइमिस से रिलेटेड बन रहा है कि वाफ डिफरेंस जो है वो एपिडिडाइमिस के किस पार्ट से अराइज होती है। तो आंसर विल बी कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और फिर ये वाफ डिफरेंस देखिए आप ऊपर की ओर जा रही है और ये ऊपर की ओर कहाँ जाएगी, ये सीधे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करेगी बाय मीन्स ऑफ इंगुइनल कैनाल। ये इंगुइनल कैनाल भी आपको मैं डायग्राम में पहले दिखा चुका हूँ। द नेक्स्ट पार्ट इज एपिडिडाइमिस। वासा एफ्रेंशिया कंडक्ट्स स्पर्म इनटू एपिडिडाइमिस। वासा एफ्रेंशिया जो है वो स्पर्म्स को लेके एपिडिडाइमिस में आता है, अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम में बताया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एंटीरियर कैपुट एपिडिडाइमिस, मिडिल कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड पोस्टीरियर कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये तीनों पार्ट्स भी आपको डायग्राम में मैंने बताए हैं अभी। नाउ वाफ डिफरेंस अराइज फ्रॉम कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये लाइन भी मैंने आपको बताई है, इसी पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि वाफ डिफरेंस और वासा एफ्रेंशिया दोनों पूछे जाते हैं कि कौन से ट्यूब एपिडिडाइमिस में कहाँ पर ओपन होता है। तो वासा एफ्रेंशिया कैपुट एपिडिडाइमिस में और वाफ डिफरेंस कॉर्डा एपिडिडाइमिस से अराइज होती है। नेक्स्ट, एपिडिडाइमिस आर कॉइल्ड ट्यूब्स फाउंड विद इन द स्क्रोटम। ये टेस्टिस से चूंकि जुड़े होते हैं तो स्क्रोटम में ही एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होगा। दैट स्टोर स्पर्म एंड आर द साइट ऑफ देयर फाइनल मैच्योरेशन। जहाँ पर स्पर्म्स स्टोर होते हैं और स्पर्म्स का फाइनल मैच्योरेशन होता है। द स्पर्म यूज देयर टेल्स टू पुश देमसेल्व्स इनटू द एपिडिडाइमिस वेयर दे कंप्लीट देयर डेवलपमेंट। तो स्पर्म्स यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, अपनी टेल्स के थ्रू मूवमेंट करते हुए एपिडिडाइमिस के अंदर आते हैं जहाँ पर उनका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। It takes sperm about 4 to 6 weeks to travel through the epididymis.
लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं एपिडाइमिस में ट्रेवल करते हुए। क्लियर। नाउ टेस्टिस एंड एपिडाइमिस टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेस्टिकल। तो टेस्टिकल किसे बोलते हैं? टेस्टिस और एपिडाइमिस, अगर इन दोनों को हम मिला के बात करेंगे, मिला के एक टर्म बोलेंगे तो वो कहलाएगा टेस्टिकल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वाफ डिफरेंस। These arise from the chorda epididymis and are located outside the scrotum। ये जो वाफ डिफरेंस है कॉर्डा एपिडाइमिस से अराइज होगा और ये स्क्रोटम के बाहर निकलेगा। दे एंटर द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू एन ओपनिंग नोन एज इंगुइनल कैनाल। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, अभी डायग्राम जो टेस्टिस का मैंने बताया था उसमें ही बताया मैंने आपको कि वाफ डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएंगी थ्रू एन ओपनिंग नोन एज इंगुइनल कैनाल। Now sperms pass through the valve deferens and connect to a short ejaculatory duct। तो sperms इस valve deferens से पास होते हुए आगे जाके कहाँ ओपन करेंगी? into ejaculatory duct। Next is ejaculatory duct। The ends of the vas deferens behind and slightly under the urinary bladder join to form the ejaculatory duct। ये जो वाफ डिफरेंस होते हैं दोनों साइड से, जो वाफ डिफरेंस दोनों टेस्टिस से अराइज हो रहे थे, वाफ डिफरेंस इंगुइनल कैनाल से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद ये दोनों ही वाफ डिफरेंस ज्वाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद इनको कहेंगे हम इजैकुलेटरी डक्ट। अब डायग्राम देखिए, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख रहा है, ट्रायंगुलर यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है और नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर में बिल्कुल नीचे की तरफ ये दोनों ही वाफ डिफरेंस आके जुड़ रही हैं और तब हम उसको बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ठीक उसी जगह पे दो ग्लैंड्स ओपन कर रहे हैं दोनों साइड से, सेमिनल वेसाइकिल। ये ग्लैंड्स हम आगे हेडिंग में अभी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि डायग्राम में यहाँ पर है तो मैंने आपको बता दिया कि ये वो सेमिनल वेसिकल उस जगह पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर दोनों वाफ डिफरेंस जुड़ती हैं और इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म विच हेल्प्स इन द इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं इनकी जो अंदर की वॉल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म होता है। जैसा ईसोफेगस में आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि पेरिस्टाल्सिस होता है, उसमें दीवारें अंदर से मूव करती हैं और उनमें वेव लाइक मोशन होता है जिसकी वजह से खाना जो है वो ऑटोमेटिक स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से इजैकुलेटरी डक्ट में भी कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म होता है विच हेल्प्स इन द इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। The ejaculatory duct connects to the urethra or the urinogenital duct which passes through the penis and opens to the outside। ये जो ejaculatory duct है ये यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिनरी डक्ट आ रही है उससे कंबाइन करेगी और बनाएगी यूरेथ्रा। क्लियर, विच पासेस थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स टू आउटसाइड। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको इसलिए कह रहे हैं कि एक ही डक्ट है यूरेथ्रा, ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये एक सिंगल डक्ट है जो कि यूरिन भी पास करेगी और सीमेन भी पास करती है। तो मेल्स हैव अ सिंगल ओपनिंग फॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म, सीमेन और फॉर द रिलीज ऑफ यूरिन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट लाइन, द यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर द आउटफ्लो ऑफ यूरिन एंड सेमिनल फ्लूइड। अभी मैंने बताया आपको कि यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है। नाउ देयर इज एन इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा विच क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर प्रायर टू इजैकुलेशन। यूरेथ्रा में एक इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को बंद कर देता है। किस वक्त बंद कर देता है? जब इजैकुलेशन होने वाला होता है, यानी कि जब सीमेन रिलीज होने वाला होता है तो उस वक्त यूरेथ्रा के जो स्फिंक्टर होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को बंद कर देते हैं। क्यों? सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू यूरिनेट एंड इजैकुलेट एट द सेम टाइम। इसलिए ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन्स में, मेल्स में इट इज इम्पॉसिबल कि यूरिन और सीमेन एक ही समय पर रिलीज हो पाए, क्योंकि रास्ता तो एक ही है, ओपनिंग तो एक ही है यूरेथ्रा, तो यूरिन और सीमेन एक ही समय पर रिलीज नहीं होगा, इसीलिए स्फिंक्टर बंद हो जाता है तो ताकि यूरिन जो है वो साथ साथ सीमेन के ना आने पाए। नेक्स्ट, पेनिस। द पेनिस इज अ हाईली वैस्कुलराइज्ड कोपुलेटरी ऑर्गन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द शाफ्ट एंड द ग्लांस। The shaft is the main part of the penis and the glans is the tip। तो पेनिस जो है वो एक हाईली वैस्कुलराइज, मतलब ब्लड सप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है, कोपुलेटरी ऑर्गन है ह्यूमंस में। इसके दो पार्ट होते हैं, शाफ्ट एंड द ग्लांस। शाफ्ट पेनिस का मेन पार्ट होता है और ग्लांस पेनिस की टिप को कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ग्लांस इज अ स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर सीमेन एंड यूरिन एग्जिट द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा।
तो जो ग्लांस है उसकी जो ग्लांस यानी कि पेनिस की जो टिप होती है उसमें एक ओपनिंग होती है जहाँ से सीमेन या यूरिन बॉडी से रिलीज होता है। The inside of the penis is made of a spongy tissue that can expand and contract. पेनिस के अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं which have the ability to expand and contract. Next, in humans, the penis contains 3 erectile tissues. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये टिश्यूज पूछे जाते हैं कि वो erectile tissues के नाम बताइए और उनके फंक्शन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा ही जो पैराग्राफ अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर से, in humans, the penis contains 3 erectile tissues, 2 corpora cavernosa and 1 corpus spongiosum. ये नाम याद रखिएगा, 2 इसमें corpora cavernosa होते हैं और एक जो है इरेक्टाइल टिश्यू वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। अब इनका काम क्या है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय क्या होता है, दीज टिश्यूज, ये जो टिश्यूज हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दीज बिकम फिल्ड विद ब्लड, इनमें ब्लड भर जाता है फ्रॉम द आर्टरीज, जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है वो इनमें भर जाता है और इतना ज़्यादा भर जाता है, आगे देखिए, फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज दैट सप्लाई देम एंड द प्रेशर सील्स ऑफ द वेन दैट ड्रेन दीज एरियाज कॉजिंग एन एरेक्शन। तो आर्टरीज में इतना ज़्यादा ब्लड भर जाता है कि इनके बगल में आर्टरीज के जस्ट साइड में जो वेन्स होती हैं वो दब जाती हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 2 पाइप्स रखे हैं, अगल बगल 2 पाइप रखे हैं रबर के जिससे पानी भर रहा है, तो एक पाइप में इतना ज़्यादा पानी भरेगा और वो एक्सपेंड करेगा तो उसके एक्सपेंशन से जो दूसरा पाइप है जो उसके साइड में रखा है वो दब जाएगा। तो सेम वही यहाँ पे होता है कि आर्टरीज में इतना ज़्यादा ब्लड भर जाता है जिसकी वजह से वेन्स दब जाती हैं, तो ब्लड वापस नहीं जा पाता है। तो जब ब्लड वापस नहीं जा पाएगा तो इन आर्टरीज में ब्लड भरने की वजह से इरेक्शन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट और विच आर एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ दिस एंटायर रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। तो पहला जो इसमें ग्लैंड है दैट इज द सेमिनल वेसिकल। डायग्राम आपके सामने बना है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, डायग्राम से आप कंपेयर करते रहिएगा। फर्स्ट वन सेमिनल वेसिकल। डायग्राम में आप देखिए सबसे ऊपर जो 2 डार्क ब्राउन कलर के बड़े से ग्लैंड्स बने हुए हैं जहां पर वाफ डिफरेंस आकर कंबाइन करके एजैकुलेटरी डक्ट बना रही है, ठीक उस जगह पर 2 ग्लैंड्स यानी कि पेयर ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल वो प्रेजेंट है। अब इसके बारे में पढ़िए। ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रस मैस्कुलिनस, इसका दूसरा नाम है, इस नाम को याद रखिएगा, ये नाम नीट में पूछा जाता है। सेमिनल वेसिकल तो बहुत कॉमन नेम है, आपको 12th की सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन यूट्रस मैस्कुलिनस ये नाम आपको हर जगह नहीं मिलेगा और ये नाम नीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल का एक दूसरा नाम यूट्रस मैस्कुलिनस। पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है पेयर्ड है। लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होते हैं। अभी डायग्राम में मैंने आपको सामने इसलिए दिखाया कि आपको दिखता रहे, समझ में आता रहे कहाँ पर होते हैं। ठीक, अभी मैं पीछे बना देता तो आपको दिखता ही नहीं है ग्लैंड होता कहाँ है। तो इस डायग्राम को आप ये मान के चलिए मैंने उल्टा बना रखा है। ठीक है, ये हो दिख तो सामने रहे लेकिन इस डायग्राम को आप पलट दीजिए, एक्चुअल जो इसकी डायग्राम की पोजीशन है वो पीछे की तरफ से है। ठीक, नाउ देयर सिक्रीशन आर अबाउट 60% to 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन, यानी इनका सिक्रीशन जो है वो सीमेन में, जो सीमेन का टोटल वॉल्यूम होता है उसमें 60 to 70% वॉल्यूम में सिर्फ इनका सिक्रीशन होता है। Now has a pH of about 7.4 and contains mucus, amino acid, fructose as the main source of energy for the sperms। तो इनमें क्या क्या होता है? पहला तो इनका pH 7.4 होता है, इनमें म्यूकस होता है, अमीनो एसिड और फ्रक्टोस जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। नेक्स्ट, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू स्टिमुलेट फीमेल यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन टू मूव द सीमेन अप इनटू द यूट्रस। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है इसका क्या फंक्शन होता है? तो फीमेल यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन ये करता है ताकि सीमेन जो है वो यूट्रस के अंदर पहुंच जाए। द सेमिनल वेसिकल एम्प्टी इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल कहाँ ओपन होती हैं? डायग्राम देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही हैं, अलग अलग वाफ डिफरेंस में नहीं खुल रही हैं। जब वाफ डिफरेंस आपस में यूनाइट करके इजैकुलेटरी डक्ट बना ले रही हैं तब खुल रही हैं। ठीक है, द इजैकुलेटरी डक्ट देन एम्प्टी इनटू द यूरेथ्रा। फिर इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ एम्प्टी करेंगी, कहाँ ओपन होंगी? इनटू द यूरेथ्रा। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। डायग्राम में आप देखिए ब्लू कलर से बना हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड,
सेमिनल वेसिकल के थोड़ा सा नीचे। अब इसकी थ्योरी पढ़िए। द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी यूरेथ्रा की शुरुआत में ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। द प्रोस्टेट इज द लार्जेस्ट ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड एंड पुट्स इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। तो तीनों ग्लैंड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली यूरेथ्रा में पोर करते हैं। इट इज स्लाइटली एसिडिक, pH 6.5 होता है, लगभग थोड़ा सा एसिडिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो एसिडिक किसकी वजह से होता है, तो आंसर विल बी सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस आल्सो कंटेन सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर स्पर्म मोबिलिटी, मेनली एल्बुमिन एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन एंड फाइब्रिनोजिनेस। ये जो एंजाइम्स मैंने बताई आपको, ये एंजाइम्स जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रेजेंट होती हैं, ये स्पर्म की मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द प्रोस्टेट नीड्स अ लॉट ऑफ जिंक टू फंक्शन प्रॉपरली एंड इनसफिशिएंट डाइटरी जिंक कैन लीड टू द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड which can constrict the urethra, thereby interfering with urination. Again this line is very important. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको प्रॉपरली काम करने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। अगर डाइटरी रिक्वायरमेंट, जो हमारी डाइट में हम खाते हैं खाना, मिनरल्स जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर उसमें जिंक नहीं है या जिंक का अमाउंट कम है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपना साइज बढ़ाने लगेगा। और अगर आप डायग्राम में देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ने लगेगा तो बाहर की तरफ भी बढ़ेगा और अंदर की तरफ भी बढ़ेगा। तो बाहर की तरफ अगर बढ़ेगा तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों तरफ बढ़ता है, बाहर भी और अंदर भी। तो जब ये अंदर की तरफ बढ़ेगा तो ये यूरेथ्रा को दबा देगा, और जब यूरेथ्रा को दबा देगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यूरिनेट करने में प्रॉब्लम आएगी, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, काउपर्स ग्लैंड। The bulbourethral gland or Cowper's gland are a small pair of gland situated behind the urethra and below the prostate gland. तो ये काउपर्स ग्लैंड, इनका दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये छोटे ग्लैंड होते हैं, यूरेथ्रा में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। आप डायग्राम देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट है। देयर फ्लूइड इज सिक्रीटेड जस्ट बिफोर द एमिशन ऑफ सीमेन, चूँकि सबसे आखिरी में है तो ये सबसे बाद में इनका फ्लूइड सीमेन में आके मिलता है। which serve as a lubricant for inserting the penis into the vagina, lubricant का काम करते हैं, and neutralizes any urine in the urethra। अगर यूरेथ्रा में ज़रा भी यूरिन प्रेजेंट है तो इनका सिक्रीशन, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन उस यूरिन को भी न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट, सीमेन। इट कंटेन्स स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो सीमेन क्या है, वो सिक्रीशन जिसमें कि स्पर्म्स प्रेजेंट हैं और तीनों जो ग्लैंड्स हैं इनके सिक्रीशन प्रेजेंट है। ये चारों मिला के जो फ्लूइड बनता है उसको सीमेन बोलते हैं। एन एवरेज वॉल्यूम पर एजैकुलेट इज 2.5 to 3.5 ml, यानी कि जो सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम है पर एजैकुलेशन वो है 2.5 to 3.5 ml, और 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ, human sperms move at a speed of 3 millimeter per minute through the female genital tract. Sperms reach the uterine tube 30 to 60 minutes after copulation, यानी स्पर्म्स अपनी इस स्पीड से 3 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से अगर चलते हैं जो, तो ये यूट्रीन ट्यूब तक पहुंचने में इनको लगभग आधे घंटे से 1 घंटा लगता है। So here we come to an end of this topic. In the next lecture I'll discuss about the female reproductive system. और अगर इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। And if you have not subscribed the channel, then subscribe it and wait for the next lecture. Thank you.